नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी डेंगू का डंक, बारिश का सताव। उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने एक ओर जहां राज्य में कहर मचा रखा है तो वहीं दूसरी ओर इस बरसात की वजह से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। दरअसल राज्य में भारी से एक तरफ जहां नदियां उफान पर आ गई हैं तो वहीं उत्तरकाशी में कई जगहों पर अतिवृष्टि और बादल फटने की घटनाएं भी सामने आई हैं। बादल फटने की वजह से उत्तरकाशी में काफी ज्यादा नुकसान हुआ और जगह जगह पर लैंडस्लाइड होने से कई सड़कें बंद हो गई थी, जिन्हें खोलने का प्रयास भी किया जा रहा है। हरिद्वार जनपद में भारी बारिश से काफी नुकसान देखने को मिला है। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार पहुंचकर राहत कार्यों की समीक्षा की। सीएम धामी ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में 3 महीने के लिए बिजली के बिल माफ करने और सहकारी बैंकों के ऋण में भी लोगों को 3 महीने की राहत देने का फैसला लिया। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने प्रभावितों तक कोई मदद नहीं पहुंचाई। विपक्ष ने प्रभावितों को मुआवजा देने, किसानों को फसलों के हुए नुकसान का मुआवजा देने समेत बरसात में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए समुचित व्यवस्था करने की सरकार से अपील की है। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले हमारी खास रिपोर्ट देखिए। मानसून की बारिश ने एक ओर जहां राज्य में कहर मचा रखा है तो दूसरी ओर इस बरसात की वजह से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। दरअसल राज्य में बारिश से एक तरफ जहां नदियां उफान पर आ गई हैं, तो वहीं उत्तरकाशी में आज कई स्थानों पर अतिवृष्टि और बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। बादल फटने की वजह से उत्तरकाशी में काफी नुकसान हुआ है। वहीं जगह जगह लैंडस्लाइड होने से कई सड़कें बंद चल रही हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं हरिद्वार जनपद में भारी बारिश से काफी नुकसान देखने को मिला है। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार पहुंचकर राहत कार्यों की समीक्षा की। सीएम धामी ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में 3 महीने के बिजली के बिल माफ करने और सहकारी बैंकों के ऋण में लोगों को 3 महीने की राहत देने का फैसला लिया गया है। हरिद्वार जनपद में अतिवृष्टि हुई है और उस अतिवृष्टि के कारण से बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ का प्रभावित हुआ है। हमने तय किया है कि पिछले दिनों जिन क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है या बाढ़ आई है, उस पूरे क्षेत्र को आकलन करवाने के बाद उसको आपदा क्षेत्र घोषित किया जाएगा और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आगामी 3 माह तक जो बिजली के बिल हैं या बैंकों के लोन हैं, जो सहकारी बैंक के राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले बैंक हैं, उन बैंकों का 3 माह तक जो ऋण वसूली है वो स्थगित रखी जाएगी और जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उन बैंकों को राज्य सरकार की तरफ से अनुरोध किया जाएगा कि वो अभी अगले 3 माह तक जो है इस प्रक्रिया को स्थगित रखें और जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में तत्काल इसका आकलन करके जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत राशि का वितरण किया जाएगा। वही विपक्ष का कहना है कि सरकार ने प्रभावितों तक कोई मदद नहीं पहुंचाई है। विपक्ष ने प्रभावितों को मुआवजा देने, किसानों को फसलों के हुए नुकसान का मुआवजा देने समेत बरसात में होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए समुचित व्यवस्था करने की सरकार से अपील की है। इसके साथ ही रुड़की में नाराज किसानों ने मुआवजे के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि उनकी फसलें भारी बारिश के कारण तबाह हो चुकी हैं और सरकार किसानों को 2-2 हजार रुपए देकर किसानों की हितैषी बन रही है। वहीं बरसात के मौसम में राज्य में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इसी के तहत राज्य में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य सचिव और डॉक्टर राजेश कुमार ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। अरे गाँव में इतना पानी भरा पड़ा है। कल मैं गया था हुस्ना वाला, काला वाला, तेली वाला, इधर के क्षेत्र में, वहाँ भी पानी जो है घुटनों तक पड़ा है। गन्ना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आगे की कुछ बुआई भी करे, उसकी धान इत्यादि के कहीं और कुछ भी करे,
उसके लिए या गन्ने का ही कहीं रिप्लेसमेंट को ढूंढें तो खेत न खाली हो पा रहे हैं न कुछ हो पा रहे हैं। तो पानी की निकासी हो और उस पर सरकार का कोई फोकस नहीं है। आज मैं गया जो है गंगदासपुर और महाराजपुर खुर्द, महाराजपुर कला और इन गाँवों को देखा। फिर उसके बाद अभी बालावाली में गया। बालावाली में गिद्दावाली इधर की तरफ दूसरी स्थिति है, पानी भरा तो यहाँ भी है अभी जो है खेतों में, लेकिन यहाँ बंदा टूटा हुआ है, बंदे की मरम्मत ही नहीं की। आप जब तक ठोकरों की मरम्मत नहीं करोगे, ठोकरें और नहीं बनाओगे, बंदे की मरम्मत नहीं करोगे तो खतरा तो बना रहेगा पानी का। मुसीबत है, खेतों में फसल नष्ट होगी, खाने कुछ रहा नहीं। और ये हमारी सरकार 2,000 रुपये क्या 2,000 रुपये दे देंगे, हम भूखे हैं, हमारी सब नष्ट हो 2,000 ही ना हमें दे देंगे। इनकी तनख्वाह हमें दे दो, इनके भत्ते हमें दे दो, 2,000 हमें दे देंगे ना। 2,000 किस चीज के देंगे? पता नहीं किस चीज के देंगे, 2,000 देंगे, किसान सुखी हो जाएगा। देखिए, डेंगू को लेके समस्त जिला अधिकारियों को हम लोगों ने निर्देशित कर दिया है कि एसडीएम्स के माध्यम से अस्पतालों का औचक निरीक्षण सुनिश्चित करें और ये भी देख लें कि स्वास्थ्य उपचार व्यवस्था सुचारू चल रही है या नहीं, और स्वास्थ्य विभाग को, शासन को अवगत कराएं समय समय पर। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें गठित करने के निर्देश दिए गए हैं और ये संयुक्त टीमें जो हैं एक अभियान के तौर पे जहां जहां भी पानी इकट्ठा हो रहे हैं और लावा पनपने का खतरा रहता है वहां पे लार्वे को नष्ट करेंगे। कुल मिलाकर राज्य में एक तरफ जहां मानसून की बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है, तो दूसरी ओर इस बरसात की वजह से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। इन सब के बीच सरकार के सामने प्रभावितों तक मदद पहुंचाने और प्रभावितों को उचित मुआवजा देने भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कैसे राज्य सरकार इन सभी चुनौतियों से निपटती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज देवभूमि के दंगल में इसी खास मुद्दे को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ में मधु भट्ट जी हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। आशीष नौटियाल हमारे साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। उसके साथ ही राजेश बिष्ट जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और अनिल थपलियाल साहब हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर अशंक एरन हैं, एमडी पीडियाट्रिक्स हैं। और आपको बता दें कि आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत होगी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी इस चर्चा में। शुरुआत मैं करना चाहूंगी मधु भट्ट जी के साथ में, भाजपा के प्रवक्ता हैं। मधु जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देखिए लगातार आप लोगों की ओर से ये दावे भी किए जा रहे हैं कि भाई हम खूब काम कर रहे हैं, लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। हालांकि भारी बारिश, बाढ़ से परेशान लोगों तक किस तरीके की मदद पहुंच रही है वो तस्वीरों के माध्यम से हम देख रहे हैं। लेकिन अब इन तस्वीरों के बाद डेंगू, मलेरिया, इन सारी बीमारियों का डंक भी लोगों के सामने एक बड़ी समस्या बनकर आ चुका है। बरसात के लिए प्रॉपर तैयारियां नहीं थी, उसका हर्जाना प्रदेश भुगत चुका है। डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाने के लिए क्या तैयारियां की हैं प्रशासन ने? देखिए, बिल्कुल हमारी सरकार जो है आपदा प्रबंधन को लेकर पहले से ही तैयार थी, क्योंकि देखिए प्रकृति की जो आपदा होती है वो कभी भी आ जाती है, लेकिन ये मौसम था, मौसम हमेशा से जो ये ऋतु आती है हमेशा से आती रही है और निश्चित रूप से उसके लिए पहले से ही हमने पूरा जो आपने देखा होगा मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान होता है वो बहुत ही सटीक एक हमने जो टेक्नोलॉजी के बनाई है उसके आधार पर अगर कहीं भी कोई अतिवृष्टि या ओलावृष्टि या किसी भी प्रकार की वो समस्या होती है तो हम उसको पहले से ही जो है शासन प्रशासन पूरा चुस्त दुरुस्त हो जाता है और तैयारियां पहले से ही कर ली जाती हैं। और आपदा प्रबंधन की टीम अगर मैं कहूँ तो बहुत ही सक्रियता के साथ काम कर रही है। लेकिन मैम वो सक्रियता नजर नहीं आई ना। हमने देखा ना कि भारी बारिश में किस तरीके से मेन होल बंद पड़े थे, नालियां, नदी सब नालियां चौक पड़ी थी, नदियों का जलस्तर बढ़ा और वो पानी सड़कों पर आ गया और निकल नहीं पाया, क्योंकि आपके ओर से जो जिम्मेदार लोग थे, जो नगर निगम के कर्मचारी थे, इन्होंने सफाई नहीं की थी, कोई तैयारी नहीं थी। इसी के चलते तो बाढ़ और बारिश ने समस्या बढ़ाई थी ना। देखिए उसमें अधिक बारिश होने के कारण देखिए कहीं व्यवस्था भी हुई है तो उसको तुरंत सुधार भी कर दिया गया है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम तुरंत हमारी जो व्यवस्था है वो तुरंत काम कर रही है। हमने कहा था पहले से ही, हमने 360 के करीब जो डेंजर जोन हमने तय जो बताए थे उसमें पूरी सी जेबीसी मशीनें वगैरह सब पहले से ही थी। आपने देखा होगा इतनी
जो परसों ही का ही इतना बड़ा जो कांड हुआ है, इतना बड़ा हताहत जिसमें लोग हुए, चमोली जैसा हादसा हमारे सामने आया, तो निश्चित रूप से हमने तुरंत त्वरित जो कार्रवाई करी, उसका ये आज उसके कारण जो हमारे जो लोग जो आपदा में जो चले गए, जो काल के ग्रास बने, उनके लिए तो हमारा दुख है ही, लेकिन हमने जो लोग बचे थे उनको तुरंत जो है अस्पतालों में पहुंचाकर आज भगवान का शुक्र है कि वो लोग भी अस्पताल से। मैम, जब हालात बद से बदतर हो जाते हैं, लोगों के सामने जान का खतरा बनाता है, तब ऐसे में अगर सरकारें मदद को आगे आती हैं तो मुझे लगता है अब उस वक्त उनके पास कोई चारा नहीं बचता। अगर वो तस्वीरें मीडिया के माध्यम से आम जनता तक ना पहुंचे तो शायद तब भी ऐसा ना हो, क्योंकि हमने देखा है कि आखिर इस तस्वीरों का, इस तरीके के हालातों का इंतजार सरकारें क्यों करती हैं। तैयारियां, प्रिपरेशन सब पहले भी की जा सकती है जो कि नहीं होती। खैर, आपके पास लौटेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आशीष नौटियाल साहब हमारे साथ में। आशीष जी, डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये वो बीमारियां हैं जिन्होंने प्रदेश में पहले भी अपना प्रकोप किस कदर बरपाया है वो प्रदेश की जनता जानती है। न जाने कितने लोगों ने डेंगू से अपनी जान तक गंवाई है। अब भारी बारिश हुई थी, बरसात हुई, बाढ़ हुई, इस सब के चलते कई जगहों पर जलभराव रहा और ये जलभराव अब बीमारियां फैलाने लग गया है। अभी तक जलभराव के लिए कोई तैयारी नहीं थी, अब बताया जा रहा है इन बीमारियों से बचने के लिए भी प्रशासन कोई तैयारी नहीं कर रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, आंकड़ा मरीजों का दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप इन हालातों पर? देखिए मैडम, अभी हमने जस्ट नमामि गंगा प्रोजेक्ट के अंदर करंट लगने से लोगों को देखा किस तरह से झुलसे और किस तरह से मौतें हुई। और जो बीमार लोग थे, जब उनको देहरादून लाया जाना था दून हॉस्पिटल में, तो दून हॉस्पिटल के अधिकारियों के हाथ पैर कांप फूल गए कि यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है, जले हुए मरीजों को रखने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। उसके बाद पता लगा व्यवस्था तो बना दी गई थी, वार्ड बन गया था, लेकिन उसका रिबन भाजपा के कोई मंत्री को टाइम नहीं मिला, नहीं कट पाया। तो इस तरीके की मैडम व्यवस्थाएं हैं। दून हॉस्पिटल की निश्चित ही बिल्डिंग बहुत अच्छी बात दिखती है, लेकिन उसके अंदर इक्विपमेंट्स की कमी है जो डॉक्टरों को चाहिए होते हैं। आए दूसरे दिन अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब मिलती है, डॉक्टर्स की व्यवस्थाएं नहीं है, प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, भीड़ बहुत ज्यादा है। क्योंकि देहरादून का दून हॉस्पिटल एक ऐसी जगह सेंटर पहले से कि हर जगह का मरीज बीमार होकर यहाँ पे आता है। और यहाँ की व्यवस्थाओं की हालत ये देखिए, 12-10 लोग भी अगर आ जाए तो उनके लिए भी व्यवस्थाएं नहीं है, आईसीयू नहीं मिलता है, वेंटिलेटर नहीं मिलता है, तो व्यवस्थाएं बहुत खराब है। और सरकार को निश्चित ही मैडम देखिए, दिखावे के अलावा सही चीज पे भी जाना चाहिए। अभी आपने चिंतन शिविर का आयोजन किया था, आपने की अस्पतालों की हालत, अस्पतालों में जाके वहां का चिंतन तब करते कि अस्पतालों की हालत कैसी है, उसको देख के चिंता होती तो ज्यादा अच्छा था, ना कि 5 स्टार होटल में बैठ के आप चिंता करें कि इनकी हालत कैसी होगी। आपने जैसी पिक्चर दिखानी थी आपने वैसी उनको दिखाई, सारे राज्य के जो भी ये आए थे स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन आपने असलियत नहीं दिखाई। असलियत तो ये होता, चिंतन तब होता जब आप उनको ग्राउंड पे ले जाते, उन्हें अस्पतालों में ले जाते, अस्पताल के मरीजों से बात करते, अस्पतालों में इक्विपमेंट्स देखते, वही चिंतन होता है। चिंतन 5 स्टार होटल में बैठ के नहीं किया जाता। स्थिति इस समय बहुत खराब है मैडम। जहाँ तक अगर शायद आप गए नहीं है आईसीयू, मैडम मैं तो खुद एडमिट भी हुआ हूँ, आप चमोली की बात कर रहे हैं। चमोली में 9 लोग ठीक होकर गए हैं, चमोली के एम्स में उनका इलाज किया गया। मैडम देहरादून के अंदर दून हॉस्पिटल की व्यवस्था अखबार में पढ़ लेना, आप हिंदुस्तान में पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है। मधु जी उनको कंप्लीट करने दीजिए, मधु जी उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप उनको काउंटर कर सकते हैं, मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है, सच्चाई क्या है? हाँ बोलिए। इस समय स्थिति मैडम बहुत बुरी है। बिल्डिंग जरूर अच्छी चमक रही है, मुश्किल मना नहीं कर रहे, हाँ। उसके अंदर व्यवस्थाएं नहीं है, उस बात को हम कह रहे हैं। रोज अखबारों में आता है, ये हम नहीं कह रहे, रोज अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब मिलती है, ये सब असलियत में है। जहां तक आपदा प्रबंधन की बात है मैडम, आप देखें आज भी अगर इनके पास, आपदा प्रबंधन वालों के पास इक्विपमेंट्स नहीं है, उनमें मोटर नहीं है, उनमें पाइप नहीं है, किस तरह से पानी बाहर निकाला जाए, किस तरह निकासी की जाए, इसकी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। हर गली में, सड़क में, परसों बालावाला के अंदर गया था, कितना रोड के अंदर इतना पानी भरा हुआ था, जहाँ पैदल चलने वालों का 4 व्हीलर तो एक बार निकल जाएगा, पर पैदल चलने वाले चलने वाले कैसे? बारिश हो रही है, ठीक है, बरसात में बारिश ही होती है, ठीक है। यानी आपको लग रहा है आशीष जी की तैयारियां ठीक तरीके से नहीं की गई है। देखिए, तैयारियों को लेकर नाराजगी आम जनता में भी है, सिर्फ राजनीतिक दलों की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है आशीष जी, ठीक है आशीष जी, आपके पास आएंगे। हमारे साथ में और मेहमान भी हैं, राजेश बिष्ट जी का रुख कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है। राजेश जी, स्वागत आपका भी। राजेश जी, उत्तराखंड में जिस तरीके से हालात भारी बारिश के चलते खराब हुए वो पूरे देश ने देखा। उत्तराखंड एक तो पर्यटन क्षेत्र है, कई सारे लोग फंसे हुए थे जिनको बमुश्किल वहां से निकाला जा सका है। कई जगहों पर जिस तरीके से जलभराव हुआ, सड़कें बंद हो गई, लोग घरों में कैद हो गए, घरों में पानी भर गया, अब बीमारियां आ गई हैं, लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ पहले भारी बरसात को लेकर तैयारियां नहीं थी,
नदियों में पानी बढ़ा, जरा सा जलस्तर बढ़ते ही वो पानी सड़कों तक पहुंच गया। सड़कों में नालियां चौक थी और पूरी तरीके से पानी लोगों के घरों के भीतर समा गया। अब लोग रहने खाने पीने तक को मजबूर हो गए थे। लेकिन इतना ही नहीं सीमित रहा, बीमारियों ने अब लोगों की जान पर और ज्यादा खतरा बढ़ा दिया है। ऐसे में अगर तैयारी नहीं की जाती है इन बीमारियों से लड़ने के लिए, तो आंकड़े जितनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं डेंगू के, ये बहुत ज्यादा भयावह होंगे उत्तराखंड में। ऐसा है इसमें गरिमा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के अंदर आज पहली बार बारिश हुई है, जरूरत से ज्यादा बारिश हुई है, ऐसी कोई नई बात तो है नहीं। बरसात का मौसम है और सीधी सी बात है कि पहाड़ों में वर्षा अधिक होती है, सबको पता है, पूर्वानुमान इसका सबके पास है। आज हम इस सदी में जी रहे हैं और हमारे पास डिजिटलाइजेशन जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश के अंदर प्रचार करते हैं डिजिटल युग का, उस हिसाब से सबको पता लग जाता है अगले 10 दिनों तक बारिश बहुत होने वाली है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे उत्तराखंड के लोगों का ये है कि एक ऐसी पार्टी पर विश्वास करके उन्होंने दूसरा मौका दिया, जिन्होंने लोगों को ऐसे मौकों पे, ऐसी मुश्किल घड़ी पे उन्होंने असहाय छोड़ दिया। आज हम अपने लोगों की बात करते हैं, उत्तराखंड के अंदर 300 से अधिक सड़कें आज भी बंद पड़ी। कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारा कि आज हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है कि पूर्वानुमान होने के बावजूद हम उन सड़कों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बना पा रहे कि अगर यहाँ पे लैंडस्लाइड होता है तो हम ऐसी व्यवस्था दें कि सड़क तुरंत साफ भी हो जाए। दूसरा खुल जाती है। अस्पतालों का हाल देखिए आप, अस्पतालों में डेंगू एक शुरुआती बीमारी है जिसको अगर हम लोग केयर करें तो शायद बच सकते हैं, लेकिन जो गंभीर बीमारियों से हमारे उत्तराखंड के लोग पीड़ित हैं। एक गर्भावस्था के दौरान पर्वतीय क्षेत्र में जब हमारे क्षेत्र की कोई बहन बेटी जब खेतों में प्रसव करने को मजबूर होती है, उसे 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर कंडी के सहारे उस अस्पताल में ले जाया जाता है जहाँ पे उसे उम्मीद होती है कि मेरी प्रसव की जो पीड़ा है शायद कम होगी और मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ। लेकिन दुर्भाग्य उस महिला का देखिए कि उसको वहां से भी करीब 200-300 किलोमीटर आगे हल्द्वानी, देहरादून या जो भी अन्य जगह है वहां पे रिफर कर दिया जाता है। तो ये जो 13 जिलों की हम बात कर रहे हैं, इन 13 जिलों में हमारे उत्तराखंड के निवासियों का, जिन्होंने अपने सीने पे गोलियां खा के इतना अत्याचार सहन करके उत्तराखंड को पाया और इस उम्मीद से पाया कि शायद 23 वर्षों के अंदर जो भी राजनीतिक पार्टी आएगी वो हमारे लोगों के बारे में विचार करेगी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए डेवलपमेंट ये होता जा रहा है कि जो व्यवस्थाएं पहले से थी उससे भी खराब व्यवस्थाएं होती जा रही है। किसानों का दिल्ली के बारे में भी कर लीजिए, जहाँ बात कर रहे थे हम, आदमी पार्टी की उन्होंने खेती की है उसको बाहर बाजार तक पहुंचाने के लिए भी उनके पास संसाधन नहीं। ठीक है राजेश जी, देखिए तैयारियां ठीक नहीं है वो तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। मधु जी, हम आपके पास आएंगे तब आप अपनी सारी बात कह सकती है। इस तरीके से बीच में बोलना ठीक नहीं, सबकी आवाज समझ में आती नहीं है और क्लियर नहीं हो पाता है। अनिल थपलियाल जी हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। उसके बाद माफ कीजिएगा, अशंक जी के पास आएंगे, आईआईपी के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड से। माफी अशंक साहब, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है। अनिल जी का रुख करते हैं, उसके बाद आपके पास लौटते हैं। अनिल जी, आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में देखिए जिस तरीके से समस्याएं हुई, मुझे लगता है इन समस्याओं से किसी एक दल को नहीं निपटना पड़ता, इन समस्याओं से आम जनता निपटती है और उस आम जनता में वोटर्स हर एक दल के होते हैं। इसको आम जनता देखना चाहिए, अपनी समस्या समझनी चाहिए, लेकिन दल इन मुद्दों पर जो चीजें बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली होती हैं इन पर भी राजनीति शुरू कर देते हैं। क्या लगता है आपको? आपने देखा फिलहाल पिछले दिनों में किस तरीके से हालात हुए, अभी भी सुधरे नहीं है, पानी अभी भी पूरी तरीके से कई जगहों पर नहीं निकला है, सूखा नहीं है, लेकिन बीमारियों ने अब घरों पर कब्जा करना शुरू कर लिया है, लोगों की जान लेना शुरू कर दिया है। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेजी के साथ फैलती है, उत्तराखंड ने इसका डंक पहले भी झेला है। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि ठीक तरीके से तैयारियां सरकार की ओर से की जा रही हैं इस बीमारी से बचने के लिए? क्या कहीं पर भी आपने देखा प्रदेश में कि फॉगिंग शुरू हुई हो ताकि डेंगू से लोगों की जान ना जाए? आपको इस तरीके की तस्वीरें कहीं पर भी प्रदेश में नजर आई हैं? धन्यवाद मैम। गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका, आपने आमंत्रित किया डिबेट में। दल सरकार किसी की भी हो, आज 22 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। हाँ, किसी भी सरकार के सामने 3 चुनौतियां बहुत बड़ी रही है उत्तराखंड में: आपदा, पलायन, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। इसमें जो मुख्य चुनौती थी वो थी आपदा की। ये कोई नई चीज नहीं है, प्राकृतिक देन है, लेकिन इन चुनौतियों से लड़ने के लिए, चाहे वो वर्तमान सरकार रही हो, चाहे वो पूर्व में जो सरकारें रही हो, उन्होंने ऐसे क्या संसाधन शुरू किए हैं या बनाए हैं कि आपदा में तत्काल प्रभाव से यदि कोई महामारी हो जाती है या कोई बहुत बड़ी बीमारी का प्रकोप हो जाता है या आपदा में कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है या कोई गांव के गांव धंस जाते हैं
तो उनके लिए क्या ऐसी व्यवस्था पूर्व सरकार या वर्तमान सरकार ने किया है जो ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि हमने ये किया था, हमने वो किया था। जहां तक मैं उत्तराखंड का मूल निवासी हूं, जनपद रुद्रप्रयाग मेरी जन्मभूमि है, सबसे बड़ा उत्तरकाशी जनपद रुद्रप्रयाग और चमोली आपदा क्षेत्रग्रस्त है। इनको पूछा जाए कि इन्होंने जो अभी अभी चमोली वाला जो कांड हुआ, 16 लोगों की मृत्यु हुई है, हम मानते हैं इसमें सरकार दोषी है, लेकिन नमामि गंगे का प्रोजेक्ट की जो अवधि थी वो 5 वर्ष की थी। और मैंने कल शायद किसी डिबेट में ये भी कहा था कि कम से कम 4 अरब से भी ज्यादा रुपए इनको उसके विश्व बैंक द्वारा ऋण मिला था इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। यानी आपदाओं पे भी आप कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन आज तक जितना बजट केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार में आता है, वो क्या कितना हिस्सा उसका, कितना परसेंट ये आपदा में लगाते हैं, कितना स्वास्थ्य में लगाते हैं, कितना ये अपना क्या नाम है शिक्षा दुरुस्त करने में लगाते हैं, या बेरोजगारी को कंट्रोल करने में लगाते हैं, कहीं भी नहीं है। आप आज शहर के हाल देखिए, इन्होंने एक स्मार्ट प्रोजेक्ट रखा था स्मार्ट सिटी का। स्मार्ट सिटी के नाम पे आप बता दीजिए, अभी आपने स्टूडियो से बहुत बड़ी बात बोली है और बहुत अच्छी बात है कि चौको चुकी नालियां, नगर निगम गहरी नींद में है। बिल्कुल, क्यों? कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई पूछने वाला हो, इनसे प्रश्न करने वाला हो, इनका अधिकारी दमंग हो, और वर्तमान सरकार अगर अपनी भूमिका ये चाहती है कि जनता के सामने कि हम ऑन द स्पॉट, और हमको जो जनता ने विश्वास दे करके अपना बहुमूल्य मत दे करके हमारे हाथों में राज्य की बागडोर दी है, तो हमें किस प्रकार से जनता हित में काम करना चाहिए, वो बिल्कुल भी कहीं नहीं दिख रहा। अभी इनकी क्योनोपी होनी चाहिए थी। अभी इतनी बड़ी आपदा है, इस आपदा के अंतर्गत, ये छोटी मोटी आपदा नहीं, हम मानते हैं प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा में संसाधन तो हो सकते हैं, हम उससे पूर्व अपने संसाधन ढूंढ सकते हैं, कोई रिसोर्सेस तो होगा इनके पास। बड़ा दुख यह है कि आज जितना बजट उत्तराखंड को केंद्र सरकार द्वारा डेवलपमेंट के लिए दिया जाता, उससे ज्यादा इनके एक्सपेंसेस हैं। वो एक्सपेंसेस हैं कहां? अर्निंग सोर्सेज तो है ही नहीं इनके पास। अगर अर्निंग सोर्सेज हैं, तो अर्निंग सोर्सेज होते तो ये इन आपदा जैसी बीमारियों, आपदा जैसी प्रकोप जो आ रही हैं, ये इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, इन पे तत्काल प्रभाव से ये खर्चा कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते, उसको रोकने का, रोकथाम करने का उपाय कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ये एक चर्चा का विषय बन जाता है। हाँ। और दूसरे दल को मौका मिल जाता है कि उसकी कमजोरियां पकड़े। ऐसा नहीं, सर्वदल हो करके और सबके साथ मिलकर, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, लेकिन इस समय आपदा की घड़ी है। अगर आज 14-16 लोग मरे हैं, तो 16 लोग जो मरे हैं वो एक जनता, पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। वो भी किसी परिवार से थे, उनके भी कोई आश्रित उन पे होंगे, है ना। तो इस समय ये चीजें नहीं देखनी है कि ये हो रहा है या बीजेपी ये कर रही है या कांग्रेस ने ये क्या, कुल मिला की है। बिल्कुल, देखिए भुगतना आम जनता को ही पड़ता है, आम जनता के सामने ही समस्याएं सबसे ज्यादा आती हैं, और इसी के चलते हम सवाल आम जनता के उठा रहे हैं ताकि उन लोगों को राहत मिल सके। हमारे साथ में अब ये मैडम, मैं एक छोटी सी बात और ठीक है, जल्दी से सर। हाँ गरिमा जी, कि जो वर्तमान सरकार है, इस समय चुनौतियां उन्हीं को ही हैं जो पूर्व में कर चुके हैं, वो मत दोहराइए आप। आपको सत्ता दी है तो इसलिए दी है ना, आप और बेहतर करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कि देखिए अभी इसी वजह से आप सत्ता में हैं, क्योंकि आम जनता ने आप पर विश्वास दिखाया, आप पर भरोसा दिखाया, आपको जिम्मेदारी दी है, और इन जिम्मेदारी को ठीक तरीके से निभाइए, आम जनता की सेवा कीजिए, और साथ ही साथ कम से कम जिन चीजों के लिए आप जिम्मेदार हैं, जिसके लिए आपको सत्ता मिलाया गया है, उन चीजों को पूरा करिए और लोगों की जान जाने से बचाइए। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी, लगातार खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। आज हम डेंगू के डंक और बारिश के सितम को लेकर बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर अशंक केरन के पास चलते हैं, अध्यक्ष आईपी उत्तराखंड की ओर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्वागत आपका अशंक जी। अशंक जी, देखिए डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो फिलहाल गंदगी में जो पानी बसता है उसमें मच्छर पनपते हैं और उनसे होती है, और इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा है क्योंकि पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जल भराव है। लोग सफाई कर सकते हैं अपने घरों के भीतर, लेकिन जो सड़कों के बाहर गंदगी है, जो जल भराव है, जो लोगों के घरों के बगल या फिर आमने सामने जो खाली प्लॉट पड़े होते हैं वहां पर पानी भरा हुआ है, इन सब जगहों पर डेंगू मच्छर की उत्पत्ति होती है और वो लोगों की जान तक ले सकता है। आप बताइए, इन ताजा हालातों में क्या आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत है साफ सफाई
हुए साफ सफाई की जाए, साथ ही साथ डेंगू का जो डंक है वो पनपने न पाए, इसको लेकर फॉगिंग हो, सरकार की ओर से, स्थानीय प्रशासनों की ओर से क्या तरीके के एक्शन उठाए जाने चाहिए ताकि लोगों को जान का जोखिम ना हो। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे पूछ रही हूं कि किस तरीके के कदम उठाए जाने चाहिए और कितना बड़ा खतरा आप देख पा रहे हैं प्रदेश में। आपकी बात बिल्कुल सही है गरिमा जी, और इस समय जो हालात हैं वो थोड़े से खराब ही हैं पूरे प्रदेश में। स्पेशली लोग अपने घरों में रुके हुए पानी को तो निकासी कर सकते हैं, लेकिन जो क्योंकि हमारे प्रदेश में कई जगह ऐसी है जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, और जैसा आपने कहा कि पानी अब जमा हो रहा है कई प्लॉट्स में और कई मकानों के पास, तो ऐसी जगहों पे जो है निकासी करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रोएक्टिव गवर्नमेंट को होना चाहिए, और फॉगिंग ही एक तरीका है। और इन जगहों पे कई जगह जो है कुछ पेस्टिसाइड्स भी होते हैं जो हम छोड़ सकते हैं इस पानी में, लेकिन जनरली जो म्यूनिसिपैलिटीज और गवर्नमेंट जिन मेजर्स के लिए जाती है वो फॉगिंग ही होता है। तो ये अब बहुत लार्ज स्केल पे हमें करना होगा, नहीं तो हर बार की तरह इस बार जो डेंगू का हम देखेंगे एपिडेमिक, वो फिर हर बार से बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए ये तो अभी वॉर स्केल पे गवर्नमेंट को करना चाहिए, सबसे ज्यादा प्राथमिकता इस चीज को देनी चाहिए, क्योंकि मौसम भी डेंगू का है और इस बार हम लोग इस आपदा से इस बीच में इस चीज से घिर गए। दूसरा जो बड़ी चीज है वो डेंगू के अलावा इस बारिश के बाद ना वायरल हेपेटाइटिस बहुत फैल रहा है, जिसको हम हिंदी में हैजा बोलते हैं। तो ये और आपने देखा होगा कि दस्त और बुखार, इसके चपेट में लोग इस समय आ रहे हैं, और वो भी उसका कारण भी कहीं ना कहीं रुका हुआ पानी और इस तरह से दूषित, क्योंकि जब पानी रुकता है तो जो पानी का जो सप्लाई है उसमें भी कुछ ना कुछ दूषित पानी पीने को मिलता है। तो उस चीज पे भी हमें नजर रखनी होगी। इन दो चीजों को इस समय गवर्नमेंट को प्राथमिकता लेनी चाहिए। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट को ही प्राथमिकता लेनी होगी। मधुर जी, घूम फिर कर बात आपके पास ही आती है और हमें उम्मीद है, क्योंकि देखिए अगर डेंगू का ये मच्छर पनपता है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ कांग्रेस वालों को काटेगा या आम आदमी पार्टी वालों को काटेगा, ये तो सबको काट सकता है, आम जनता के लिए नुकसानदायक है। और देखिए किसी भी प्रवक्ता ने, राजनीतिक प्रवक्ता आज हमारे साथ चर्चा में है मेहमानों के तौर पर, किसी भी शख्स ने इस बात को नहीं माना कि सही तरीके से इन बीमारियों से लड़ने की तैयारी की जा रही है। कहीं पर भी फॉगिंग नजर नहीं आती, जल निकासी के लिए अभी ठीक इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। जो मुख्य चौराहे सड़कें हैं यहाँ पर तो ठीक है निकाला जा रहा है, लेकिन जो बाकी जगह है यहाँ पर भी खतरा बढ़ेगा। और अगर ये खतरा बढ़ता है तो सरकार के लिए समेट पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डेंगू के मरीजों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ती है, संक्रामक बीमारी बन जाती है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा, प्रशासनों को काम करना होगा। अगर बारिश के लिए काम नहीं किया तो कम से कम बीमारियों के लिए कर लीजिए, ताकि आम जनता की जान ना जाए। मैम देखिए गरिमा जी, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं अभी बहुत सारे जो पैनलिस्ट हैं मैं उनकी सबकी बात सुन रही थी, और निश्चित रूप से देखिए सरकार जो है, सरकार की जो जवाबदेही है वो जनता के प्रति है, और जनता जो सरकार जो है बहुत गंभीरता के साथ काम कर रही है। हमने कहा देखिए उत्तराखंड जो है पूरा, क्योंकि देवभूमि भी है, और हमने इसलिए प्रत्येक परिवार को अटल आयुष्मान योजना, जो इतनी बड़ी योजना है, 5 लाख तक का जो निःशुल्क हमने बीमा जो दिया जाता है, कार्ड, आयुष्मान कार्ड जो बनाया है, उसके तहत पूरे इलाज जो है वो उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, वो कहीं भी अपना इलाज करा सकते हैं। इसके लिए इतनी बड़ी योजना जो अटल आयुष्मान योजना वो जो काम कर रही है। साथ में आपको बताऊं, क्योंकि आपने अभी कहा कि डेंगू के डंक से, बिल्कुल निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि पिछली बार हमने कितनी बड़ी, क्योंकि देखिए अभी तो बारिश चल रही है, और निश्चित रूप से क्योंकि रुका हुआ पानी होगा तो कहीं लार्वा जमा ना हो जाए, इसके लिए बिल्कुल ऐसे हमारे जो, क्योंकि दवाइयां, इस प्रकार से दवाइयों का छिड़काव हमने पिछली बार भी किया था। और इस बार मैम पिछली बार के भी आंकड़े मुझे खुद याद है, मैंने न जाने कितने डिबेट्स की थी इस बात को लेकर कि न जाने कितने लोगों की जान चली गई प्रदेश में, और कोई तैयारी इस बीमारी से निपटने के लिए कहीं पर भी फॉगिंग जैसी कुछ चीजें नजर नहीं आ रही थी। खाना पूर्ति करने के लिए कुछ जगहों पर होता है, उसके बाद बंद हो जाती है। पूरी बात तो कर लूं गरिमा जी, बोलिए मैम। हाँ बिल्कुल, आप बोलिए। जैसा भयंकर रूप इसने दिल्ली वगैरह, दिल्ली जैसी जगह में लिया जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहां मैं आपको बताना चाहूंगी बिल्कुल हमारी सरकार ने कोई ऐसा दावा नहीं किया, लेकिन जनता के बीच में लगातार काम करते हुए हमने उस पर, डेंगू पे बहुत बड़ी रोकथाम करने में हम बहुत सक्षम हुए। और निश्चित रूप से इस बार भी, क्योंकि देखिए मौसम अभी जो, क्योंकि उससे पहले ही डेंगू का जो डर आपने जो आज बताया है, बिल्कुल निश्चित रूप से इस पर पहले से ही हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, अभी यहाँ पे एक भाई कह रहे थे, आशीष जी कह रहे थे कि नहीं वो कहीं डॉक्टर, हम तो पूरा
सारे हमारे पूरे डॉक्टरों का हमने यहाँ पे पैनल बुला दिया, पूरे हमारे जितने, क्योंकि हमने फिर इसीलिए, क्योंकि ताकि हर प्रकार की आते हैं अनिल जो साहब, आते हैं। नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई टेक्नोलॉजी हो वो हम स्वास्थ्य विभाग में हम उसमें हमारे जो मरीज हैं उसमें रखे जाए। साथ में अभी चमोली की घटना के जिक्र कर रहे थे, इनको बताना चाहूंगी, चमोली की घटना के पीछे अगर जाएंगे कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांकेगी ना कांग्रेस, तो उनके उसमें मुंह में ही छींटे नजर आएंगे। उसको मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि जिस प्रकार के वहां पे राजनीति करने की कोशिश की और उसके बाद कितने लोगों की वहां पे अनायास काल के ग्रास में चले गए, उस पे भी अगर आशीष जी बहुत अच्छी तरह समझते होंगे, लेकिन उस बात पर न जाकर, क्योंकि हमारी सरकार का जो काम है प्रथम दृष्टया जहां पे भी जो भी घायल हुए थे उनको लेकर अस्पताल में ले गए और उनका सही से इलाज कराना। हमने एयरलिफ्ट करके उन सारे जो झुलसे जो हताहत हुए थे उनको लेकर आए और भगवान की कृपा मैम से सवाल ये ठीक भी है ना, ठीक है हम मानते हैं कि इस तरीके के हादसे होते हैं, लेकिन लापरवाहियों के चलते ही हादसे होते हैं, इस बात को आप नकार नहीं पाएंगी। और कम से कम इन बातों को लेकर तो कांग्रेस को मत कोसिए, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना है? वो आपका प्रोजेक्ट है, आपके प्लांट पर कुछ हादसा होता है, इस बात में कांग्रेस पार्टी कैसे जिम्मेदार हो सकती है भला? आपको बताना चाहूंगी, देखिए कर्मा जी, वहां पर जब आपको पूरी उस पर अगर आप गहराई में जाएंगी, वहां पर जब ये हादसा हो गया था, मालूम नहीं चला किस कारण हुआ, क्या हुआ, लेकिन जब वहां पे गए तो वहां पर इनके जो लोग जो इनके कार्यकर्ता थे वहां पर धरना प्रदर्शन पे बैठ गए। कुछ इनके बड़े नेता तो यहाँ देहरादून में धरना कर ही रहे थे, लेकिन जो इनके स्थानीय जो नेता थे वो भी धरना प्रदर्शन करने वहां पर बैठ गए, और वहां पर जो 4-5 घंटे जो लेट करी और क्या कारण हुए वो तो भी सबके सामने। अच्छा ठीक है, अभी जवाब ले लेंगे, अभी जवाब लेते हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में आशीष जी बने हुए। आशीष जी आपके पास आएंगे, आशीष जी आते हैं, आपके पास ही आते हैं, बोलने दीजिए उनको। मजिस्ट्रेट जांच चल रही है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है मधु जी, ठीक है आपके पास आएंगे। अनिल जी कुछ कह रहे थे, वो जल्दी से कंप्लीट करें, उसके बाद आशीष जी के पास जाएंगे। अनिल जी कहीं हमारी आदरणीय भाजपा की प्रवक्ता कह रही हैं। ठीक है मधु जी ठीक है, हो गया, शांत हो जाइए, बोलिए अनिल जी। गरिमा जी, अभी हमारी आदरणीय प्रवक्ता भाजपा कह रही है कि उन्होंने व्यवस्थाएं जो है पूर्ण रूप से पहले से सरकार तैयार है। मैं बताता हूं कि 200 से ऊपर बेड का हॉस्पिटल है श्रीनगर में। अगर आप ये पूछे कोई गंभीर बीमारी से है, यदि आपदा ग्रस्त के अंतर्गत उसका हाथ पांव टूट गया, ऐसा मतलब अंग भंग हो गया, तो उनके पास ऐसे संसाधन नहीं है कि प्री ट्रीटमेंट भी दे पाए। वहां पे पट्टी मलहम लगा देते और उसको रेफर कर देते जॉली ग्रांट वगैरह के लिए। ठीक है, जब देहरादून ही आना है तो पहाड़ों में विकास है कहाँ, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं क्या? भाई उत्तराखंड की जो मांग थी वो पहाड़ों के लिए थी। पहाड़ों के लोगों ने बलिदान दिया है, पहाड़ के लोग लड़े थे कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, हम आपदा प्रबंधन क्षेत्र से बचे, हमें स्वरोजगार रोजगार मिले, हमारी शिक्षा उच्च हो, हमारा किसी प्रकार की व्यवस्थाएं, ये जो जिस प्रकार से अपने आप को प्लेटफॉर्म में रख रहे हैं, मैं जितनी भली भांति जानता हूं उतने भली भांति शायद मेरे ख्याल किसी भी सरकार को मैं समझता नहीं कि कोई जानता होगा। राजनीति करना अलग है, बेसिक मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो क्या है, मैं इनसे जानना चाहता हूं वर्तमान प्रवक्ता महोदया से कि मूलभूत सुविधाएं क्या दी हैं आपने, वहां पे हैं क्या? तत्काल प्रभाव से अगर कोई घटना हो जाती है तो 6 घंटे बाद आपकी एम्बुलेंस। मधु जी एक साथ नहीं, मधु जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। दोनों अगर एक साथ बोलते तो आवाज साफ नहीं आती, कोई नहीं सुन पाता है। ठीक है, थपला साहब बोलिए। आयुष्मान कार्ड की बात आप करते हैं, तो ये आयुष्मान कार्ड किसके लिए लागू होता है? ESW के निम्न वर्ग सामान्य वर्ग के लोगों के लिए कि VIP के लिए था, जो 22 लाख की मर्सिडीज ला रहा, जो मंत्री जी के बेटे के लिए था या ब्यूरोक्रेट्स के बेटे के लिए था? ये किसके लिए लागू है? ESW के अंतर्गत जो आता है, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए। प्रधानमंत्री अपने अटल आयुष्मान कार्ड की बात कही, कौन सा हॉस्पिटल ऐसे आप 10 हॉस्पिटल गिना दीजिए जिनमें जाकर के ये पैनल में है, अगर वहां इलाज उनका चलता है किसी गरीब का, तो कहता पहला पैसा भरो तब आयुष्मान का डिडक्शन होगा। आप कौन से आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं प्रवक्ता जी? देखिए मैं भी इसी प्रदेश का हूं और मैं लोगों को इलाज मिला है ना, उनकी लंबी लिस्ट में आपके पास दे दूंगी इस समय, क्योंकि नहीं, मुझे लिस्ट के लिए आप केवल एक चीज बता दीजिए, लिस्ट भेज दी जाएगी कितने लोग जो हॉस्पिटल पैनल में है, आप जो हॉस्पिटल पैनल में उनके नाम बता दीजिए ना। दूसरा, आपदा प्रबंधन के लिए, आपदा प्रबंधन मैं बताता हूँ, दैविक प्रकोप। मधु जी प्लीज एक साथ नहीं, एक साथ
आप बोलिएगा, मैं आपको मौका देती हूँ। देखिए ऐसे समय बर्बाद होता है, ना तो थपलियाल साहब की बात समझ में आती है और ना ही आपकी बात, व्यर्थ जाता है। जल्दी से थपलियाल साहब जल्दी आप कंप्लीट करिए, उसके बाद और मेहमानों को जोड़ना है। डेंगू जैसी महामारी, हैजा जैसी महामारी के लिए हाँ। क्या व्यवस्थाएं, क्या कैंप, कहाँ पे दवाएं, कौन से डॉक्टर्स हैं, कौन से स्पेशल हॉस्पिटल आपने तैयार किए हैं आपदा के दौरान, कि भैया अगर गड्ढे भर गए, नाले भर गए, कोई भूदशा हो गया या कुछ हो गया, तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए तत्काल प्रभाव से आपातकालीन सेवाएं, उनके अलावा जो है आपके पास बेस में, उनके अलावा क्या क्या है? हमारी एम्बुलेंस रहती है। ऐसा है ठीक है सर, आपस में नहीं करनी है बहस ना, और मेहमान है उनको जोड़ते। ठीक है थपलियाल साहब, हम समझ गए। देखिए आप यही कह रहे हैं कि प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, अस्पतालों का भी ठीक तरीके से इंतजाम नहीं है, अस्पतालों में बेडों की भी कमी हो जाती है, कई बार डॉक्टर्स नहीं होते हैं, और सबसे बड़ी बात जो अहम बात आपने 2021 कोरोना का एक सेकंड का 2020 ठीक है। और देखिए सबसे अहम जो बात मुझे थपलियाल साहब की लगी वो ये थी कि असल विकास देहरादून का हम नहीं मानते। अगर आपने देहरादून में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अस्पतालें खड़ी कर दी, प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए। अगर देहरादून में बड़ी बड़ी अस्पतालें और बिल्डिंग्स खड़ी कर दिए गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तराखंड का विकास हो गया। उत्तराखंड में जब मैदानी के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी आप विकास करेंगे तभी उसको पूरा माना जाएगा। ठीक है, कांग्रेस से प्रवक्ता आशीष जी कुछ कह रहे थे, उनके पास जाते हैं, उसके बाद आएंगे मधु और राजेश जी के पास में। स्वास्थ्य सेवाएं दी गई उसके बारे में क्या कहेंगे बताइए। ठीक है मैम, आते हैं आपके पास जवाब लेंगे, और लोगों को जोड़ लें, उसके बाद मधु जी आएंगे। आशीष जी जल्दी से कंप्लीट करें, उसके बाद राजेश जी के पास जाता है। एक बात कहना चाहूंगा मधु मैडम, अभी बड़े उन्होंने आप पर आरोप लगा दिया कि आप लोगों की वजह से देरी हो गई। हमारी वजह से तो मैडम देश आजादी हो गया, तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। हम तो ब्रिटिश शासन के आज गुलाम होने देरी की बात वो कर रहे थे सर, वो देरी की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। देश आजाद नहीं, देश के शहीदों की वजह से वो स्कूल कॉलेज हमने बना दिए जहां आप लोग पढ़ के परिवार ने शहादत दी है। ये जो हॉस्पिटल बना दिए जहां आप प्रत्येक परिवार ने शहादत दी है। ठीक है प्लीज मधु जी एक करके, मैं बार बार आपको रोक रही हूँ, आप बीच में मत बोले प्लीज। आशीष जी शुरू करिए। देखो चोर की दाढ़ी में तिनका, हुआ है। अगर कोई चुप है तो समझ लो उसके मधु जी प्लीज, आपके पास आऊंगी तब आपको जो बोलना है बोलेगा, आप सारी बातों का जवाब दीजिएगा, बीच में मत बोलेगा प्लीज, अब दोबारा बीच में नहीं बोलेगा। बोलिए। मधु मैडम यहाँ बोल रही है इतना, अगर ये वहां बोल रही होती जहाँ इनकी आवश्यकता है तो ज्यादा बढ़िया था। आप मैडम भाजपा की प्रवक्ता से पहले एक महिला है, आप महिलाओं के सम्मान के लिए कब खड़ी हुई? आप कब खड़ी हुई? जब अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का नाम पूरा देश पूछ रहा है, पूरा राज्य पूछ रहा है, हर पार्टी पूछ रही है, चल रही है। भारतीय जनता मैडम, भारतीय जनता पार्टी की कौन सी महिला नेत्री है? और आपने आपने कब पूछा वीआईपी का नाम बताओ? आपके मुंह से कभी निकला? आपकी कभी ये जिज्ञासा हुई? मधु जी मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप प्लीज बीच में मत बोलिए। आप लोग आपस में बहस थोड़ी कर रहे हैं, कम से कम सब आपकी बात लोगों तक पहुंचे तो समझ में तो आए। मधु जी आप बार बार बीच में बोलती हैं, मैं आपको बहुत बार रोक चुकी हूँ, हर एक व्यक्ति के बीच में आपने बोला है। जब आप बोलती है कोई बीच में नहीं बोलता तो कम से कम सुनिए, उसके बाद एक साथ जवाब दीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है लेकिन उनकी बात को कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद जवाब देने का इंतजार करिए। मैं आती हूँ आपके पास, ऐसा तो नहीं है कि आपकी बात नहीं सुनते। अब बीच में बोलेंगे तो फिर कोई कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा ना। आशीष जल्दी कंप्लीट करिए। ठीक है मैम, प्लीज बीच में मत बोलेगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। सिंपल सी एक बात कहना चाहेंगे, जब पूरा देश पूरा राज्य वीआईपी का नाम जानना चाहता है तो भाजपा महिला संगठन की कोई महिला इस बात के लिए खड़ी नहीं होती कि इस वीआईपी का नाम बताओ। इसका मतलब सीधे सीधे चोर की दाढ़ी में तिनका, इनका ही कोई आदमी है इसलिए नहीं बोल रहे हैं। ठीक है सर, उससे आगे बढ़िए। आजकल बाजार के अंदर दो साल बेमिसाल के बोर्ड लगे पड़े हैं। आज आप देहरादून में देख रहा था, पूरे देहरादून में बोर्ड लगे पड़े हैं इनके मेयर साहब गामा जी की और मुख्यमंत्री जी की फोटो के। 2 साल बेमिसाल, क्या बेमिसाल है? आपने क्या 2 साल के अंदर कर दिया? अंकिता जैसा हत्याकांड 2 साल के अंदर हुआ, और जहां हत्याकांड होता है उसमें बुलडोजर चलाया जाता है, उस जगह पे आग लगाई जाती है, सारे गुनाह मिटाए जाते हैं, और 2 साल बेमिसाल इस चीज के लिए कहते हैं? विधानसभा भर्ती घोटाला होता है उसको 2 साल बेमिसाल कहते हैं? किस चीज के लिए? पेपर लीक घोटाला होता है, युवाओं पर लाठीचार्ज होता है, आप क्या बोर्ड लगाते हुए शर्म नहीं आती है आपको? इतने पैसे बर्बाद करें, राज्य पहले ही कर्ज में है। आप लेकिन नौटियाल साहब ठीक है, आप जो बातें कह रहे हैं मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं। मैंने सबसे पहले भी सवाल बीजेपी की प्रवक्ता से किया, क्योंकि जो सत्ता में है वो जिम्मेदार है, उनसे ही जवाब की उम्मीद हमको रहती है। लेकिन बड़ी बात यह ना, आप ये कह रहे हैं 2 साल बेमिसाल। अरे 2 साल क्यों, हम तो ये कहते हैं उनकी डबल इंजन की सरकार है, उनको वो तो केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, दोबारा जनता ने मौका दिया। अगर इतनी ही गलतियां कर रहे थे तो फिर कांग्रेस पार्टी पर विश्वास आम जनता क्यों नहीं करती है? जब वोटों की बारी आती है तब बीजेपी पर ही विश्वास जनता को क्यों नजर आता है? मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी क्योंकि आप राजनीतिक दल हैं, आप बताइए। एक समय ऐसा था मैडम जब सब कांग्रेस पे विश्वास करते थे और कांग्रेसी सरकार चलाते
अच्छा। समय की बात होती है। अगर जनता को लगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बातें बोलती थी कि अगर काला धन आया तो सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे, एक बार ये टाइम दिया, दूसरी बार टाइम दिया, जनता देती है मैडम समय। आज कोई तीसरी पार्टी भी आएगी तो ऐसा नहीं तो समय नहीं मिलेगा, उसको भी समय मिलेगा। आम आदमी पार्टी भी अभी आई है, आम आदमी पार्टी को जनता ने समय दिया और दिल्ली के अंदर उन्होंने काम करके दिखाया, तो दिल्ली में उनकी सरकार बनाई, 3 बार सरकार बनाई, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। सरकारें सबकी बनती है मैडम, ये कोई दिक्कत नहीं है। आज लेकिन वो जनता का विश्वास उसके लिए जीतना पड़ता है ना। सरकारें तभी बनती है जनता जब आपको वोट देती है, और वो तभी होता है जब आप उनके लिए कुछ करते हैं। हम मानते हैं कि आज हम सरकार से सवाल करें, सरकार में सत्ता में बीजेपी है, लेकिन बात तो यह है ना कि ऐसा तो नहीं है कि ये सारी चीजें आज ही बिगड़ गई। अगर विकास पूरी तरीके से नहीं हुआ, आज हम उनसे ये भी सवाल कर रहे हैं कि भाई पहाड़ी इलाकों में ही जो विकास क्यों नहीं हो रहा है, मैदानी इलाकों में आपने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिए, अस्पताल बना दिया, आप कह रहे हैं कि हमने सब विकास कर दिया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बीजेपी ही प्रदेश में शासित सरकार रही है। कांग्रेस पार्टी को भी आम जनता ने मौका दिया था, यही तो दल हैं जिन्होंने उत्तराखंड में सरकारें चलाई हैं, लेकिन बावजूद उसके उनके शासनकाल में भी कुछ बहुत खास नहीं हो गया। आप लोग कहिए, लेकिन जिस तरीके से आरोप अगर उन पर लग रहे हैं तो थोड़े आरोप आप पर भी लगने चाहिए, क्योंकि जब आप सत्ता में थे, अगर आपने विकास किया होता तो आज इतनी हालत बदतर नहीं होती। तो सूप बोले तो बोले, लेकिन चलनी क्या बोले। मैडम देखिए, अगर आज भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें तो इन्होंने कितने नए अस्पताल बनाए 9 साल में, यहाँ आने के बाद, उत्तराखंड में आने के बाद। वही तो अस्पताल चल रहे हैं जो कांग्रेस टाइम के हैं। अच्छा। वही सब कुछ चल रहा है, वही स्कूल चल रहे हैं। इन्होंने तो स्कूलों को बंद करने का काम किया है, कोई नया तो इन्होंने नहीं बनाया। अगर इन्होंने बिल्डिंग को चमकाया है बाहर से, तो उसमें भी इन्होंने पैसा खाया है। इन्होंने तो सिर्फ पैसे को खाने का काम किया है। चाहे आप स्मार्ट सिटी के नाम पे बात करें, चाहे अस्पताल के सौंदर्यीकरण के नाम पर बात करें, चाहे अन्य, लेकिन आपको जो इक्विपमेंट्स देने चाहिए थे अस्पताल के अंदर, वो तो आप नहीं दे पाए। ठीक है सर, ठीक है। यानी आपको लग रहा है कि पूरी तरीके से तैयारियां नहीं हो सकी, सारी चीजें क्यों पर्याप्त नहीं है। अभी उसका जवाब हम डॉक्टर अशंक से भी ले लेंगे। अभी राजेश बिष्ट साहब हैं, जल्दी से उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद आएंगे अशंक जी के पास। राजेश जी, आप बताइए, देखिए लोग यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, इस बार के विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी उतरी थी और उन्होंने दिल्ली मॉडल पेश किया था। कहा था कि जिस तरीके से हमने मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बनाया है, ऐसे ही हम उत्तराखंड में भी जगह जगह पर अस्पताल बनाएंगे ताकि आम जनता को मदद मिल सके। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड में अस्पतालों की कमी है, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में जहां पर संसाधन उतना ठीक नहीं है, जहां पर जो परिवहन के साधन होते हैं वो भी ठीक नहीं है। लोगों को अगर रात बरात कुछ ऐसी समस्या आती है तो लोग अस्पताल तक नहीं जा पाते हैं, लेकिन बावजूद इसके जनता ने आप पर विश्वास नहीं दिखाया। अभी फिलहाल वर्तमान स्थितियों में आपको क्या लग रहा है, कहां पर कमियां रह जा रही हैं? क्योंकि आम जनता की सेहत, शिक्षा, इन सभी चीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आम जनता परेशान होती है, और जब उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ होता है तो उनकी जान पर तक बनाती है। गरिमा जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि दिल्ली सरकार ने जो मॉडल उत्तराखंड में दिया, हाँ। वो ये दिखाने की कोशिश करी कि दिल्ली में एक ऐसी व्यवस्था है जो पिछले 9 सालों के अंदर से लोगों को लेके दे रही है। इस बात पे हम जहाँ की बात रुक जाएगा में भी चांस कैसे खड़े होके ठीक है ना, बीजेपी अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम कर रही है। जो रवैया बीजेपी में आज आप उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के रेफर सेंटर बनते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, एक्सरे नहीं है, ब्लड टेस्ट नहीं होता, दवाइयां नहीं होती, डॉक्टर नदारत रहते हैं। 15-15, 20-20 दिन में एक रेडियोलॉजिस्ट आता है, तब जाके वहाँ पे अल्ट्रासाउंड होने की कहीं ना कहीं उम्मीद जबकि लोग 80-80, 100-100 किलोमीटर पे पैदल वहां पर आते हैं, उन व्यवस्थाओं से आते हैं, तब भी वहां जाके उन्हें बैरन वापस जाना पड़ता है। ऐसे ही हाल स्कूलों का हो रखा है। आप स्कूलों के अंदर जाइए, शिक्षक नहीं, 500 बच्चों के स्कूल में 4 या 5 टीचर पढ़ा रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र के लोगों का। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये आम आदमी पार्टी काम कर रही है। दिल्ली का हाल देखिए ना, जो तो राजधानी में मैम ये करना बंद कर दीजिए, मैम ये करना बंद कर दीजिए। ये अपने राज्यों का कंपैरिजन आप दूसरे राज्यों से करना बंद कर दीजिए। आप उन हालातों को पहले सुधार लीजिए जो आपके राज्य में है, उसके बाद दूसरे राज्यों पर हम बात करिएगा। जब हम दिल्ली पर बात करेंगे तब हम वहां के हालातों को लेकर भी खूब बात कर लेते हैं। एक तो राजनीतिक दल इससे अगर ऊपर बढ़ जाए ना, आप इस देश को अपना समझिए। मैम, आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, आपकी गाड़ी तो विकास की तेजी के साथ चलनी चाहिए थी। ये बात यहां पर नहीं सुनी जाएगी कि दिल्ली का हाल देखिए। अभी उत्तराखंड पर डिबेट हो रही है, हमारी उत्तराखंड पर डिबेट हो रही है, उत्तराखंड पर रहते हैं। ठीक है, हाँ, जल्दी से कंप्लीट करिए सर, जल्दी से कंप्लीट करिए। अशंक जी के पास जाए। किसी भी क्षेत्र में बीजेपी विफल रही है, डबल इंजन की सरकार है, लोगों ने जो इन पे विश्वास जताया उनपे धोखा देने का काम कर। ठीक है, चाहे आप किसी भी फील्ड पर बात कर लीजिए, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, पलायन की, और ये उन लोगों को भी धोखा दे रहे हैं तो इनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, चाहे वो किसान हो हमारे या युवा वर्ग हो। आजकल लाठी मारने का
का काम कर रहे हैं, सर फोड़ने का काम कर रहे हैं, ये क्या भला काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर 6 साल के अंदर डबल इनको दूसरा सेक्शन दिया है हमारे लोगों ने, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इनको पता है चुनाव 5 साल में होना है, सांसद इनके नदारत हैं ऐसे मुश्किल भरे समय में, इनके विधायक नदारत हैं, इनके मेयर नदारत है, पार्षद नदारत है। पूरे इस समय जब हमारे उत्तराखंड के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी आ रही है, इनका काम होना चाहिए था अपने अपने क्षेत्र में। आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, सब अपने अपने क्षेत्र में ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी से अशंक जी के पास आते हैं, उसके बाद मधु जी की प्रतिक्रिया जानते हैं और सवालों का जवाब भी लेते हैं। मधु जी को बहुत कुछ कहना है। अशंक जी जल्दी से आप बताइए। देखिए, अभी राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि भाई ठीक मात्रा में संसाधन नहीं है, चीजें नहीं है। आप एक डॉक्टर होने के नाते बताइए, हम कई बार ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं और डॉक्टर से या अस्पतालों के स्टाफ से बात करते हैं, उस दौरान ये बात भी सामने आती है कि देखिए इन चीज़ों की कमी है, इसके चलते हम रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं। कई सारी चीज़ों की कमियां डॉक्टर्स बताते हैं। या आप उत्तराखंड के अगर निवासी हैं तो आप समझते होंगे कि पहाड़ों में तो अस्पताल ही नहीं है। लोगों को अगर रात में बीमारी वो हो जाते हैं बीमार, तो सुबह तक का इंतजार करना पड़ता है, तब वो अस्पताल पहुंच पाएंगे। ऐसे में न जाने कितनी जिंदगियां चली जाती हैं। आप भी इस बात को क्या स्वीकार कर रहे हैं कि समस्या तो है, अस्पतालों की कमी है, पूरी तरीके से पहाड़ी इलाकों का विकास नहीं हुआ जिसके चलते ये सारी बीमारियां होती हैं। और दूसरी बात, फिलहाल डेंगू को लेकर तो हमने देखा किस तरीके से ये आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। आपने पहले भी कहा कि अगर तैयारी अभी से नहीं हुई तो हालात बिगड़ जाएंगे। सर जी, गरिमा जी, इसमें दोनों ही बातें हैं कि जो अभी रिसेंट हुआ है उसमें तो सरकार को और तैयारी की जरूरत है, वो तो सरकार को और ठीक से हैंडल करने की जरूरत है। हाँ। लेकिन अगर आप निष्पक्ष रूप से देखें तो पिछले 10 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा विकास हुआ है उत्तराखंड में। 10 साल पहले आप कंपेयर करें तो जितने नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स थे और जो उनकी हालत थी, और पिछले 10 साल में जो उनमें सुधार हुआ है, अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज, और अगर आप देखें अच्छी तरह, हमारे पास 10 साल पहले सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, श्रीनगर, अल्मोड़ा, एम्स और ये हल्द्वानी, और ये सारे मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे। हाँ। और जो हमारे इवन जो हॉस्पिटल्स थे उनमें डॉक्टर्स की उतनी कमी थी जितनी अब थोड़ी पूर्ति हो रही है। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अभी भी बहुत दूर हैं हम एक आइडियल स्वास्थ्य व्यवस्था देने से। लेकिन अगर आप उस तरह से सवाल पूछें कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुआ है, तो सुधार तो हुआ है। अटल आयुष्मान योजना के बारे में मैं ये साफ करना चाहूंगा, जैसा अभी डिस्कशन हो रहा था। अटल आयुष्मान योजना पिछले 10 साल में मैंने ये देखा है कि 10 साल पहले मेरा अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है, बहुत सारे मरीज जो हैं वो पैसे के अभाव में उनको हम रेफर करते थे और वो कई बार घर वापस ले जाते थे। अब ये होता है कि कई बच्चों को मैं अपने हॉस्पिटल से जब देखता हूँ कि उनको बड़े हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, अटल आयुष्मान योजना में वो देहरादून में बड़े हॉस्पिटल और इवन रुड़की में भी बड़े हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करा पाते हैं। तो अटल आयुष्मान योजना ने भी बहुत हेल्प की है। लेकिन सुधार हुआ है, अभी बहुत सुधार की और जरूरत है। लेकिन ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसको गवर्नमेंट ने अभी तक ठीक से हैंडल नहीं किया है, इसमें उनको और ज्यादा इसको अच्छी तरह हैंडल करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। देखिए, और ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। मधु जी, अब मैं आपसे आखिरी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। देखिए, आप राजनीतिक दलों पर ये कहकर बच सकती हैं कि ये राजनीतिक दल हैं। 2 मिनट का। हाँ जी, बताइए सर। मैं एक प्रश्न पूछा। अभी आपने अपने पटल से कहा स्टूडियो से कि उत्तराखंड की जनता भाजपा पे विश्वास करती है और कांग्रेस पे नहीं करती है, इसका क्या कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। नहीं सर, देखिए अच्छा, बात ये है। हाँ ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। उसका कारण मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, उसका मूलभूत कारण ये है, ठीक है, जल्दी से। भाजपा 5 साल में जो है, हाँ, वो तो ये लगा कि नया आदमी यार इसको मौका दे देते हैं। जब शुरू सरकार बनी थी उत्तराखंड में भाजपा को, सर नए थोड़े थे सर, ये नए थोड़े थे, इसके पहले भी भाजपा और कांग्रेस ने ही तो सत्ता में राज किया है उत्तराखंड की बात करें। दूसरी बार जब भाजपा आई तो लोगों ने भाजपा के कैंडिडेट को नहीं, विकास को नहीं, जो पुराना 5 साल में रहा, ओनली फॉर किसको मत किया? नरेंद्र मोदी, माननीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, दे आर वर्किंग अ बेस्ट ऑफ। तो मैं समझता हूं कि उनके मूलभूत जो उन्होंने आज देश को, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से थैंक्स करना चाहूंगा, न दल के रूप में न मैं किसी उसके रूप में, लेकिन जो वो आज नेतृत्व कर रहे हैं। अब रही कांग्रेस की बात, जब मेरे घर में ही मैं पिता बाप बेटा माँ में आपसी समन्वय नहीं होगा तो मैं मेरे परिवार पे कौन विश्वास करेगा? ये दूरियां रही है। ठीक है, अब तीसरे विकल्प के रूप में जो यूकेडी अपने आप को प्रवेश करने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से जिस प्रकार से लोग अब जुड़ रहे हैं, जिस प्रकार से हम आगे जनता की सेवा में इंटरनली लगे हुए हैं, संसाधनों की कमी है, लेकिन ये परिपूर्ण होने पे
मुझे लगता है तीसरे विकल्प के रूप में हम पहला विकल्प रहेंगे ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, लौटेंगे जल्दी से। हाँ, आपसे राजेश जी कुछ कहना चाहते हैं। राजेश जी जल्दी कंप्लीट करिए, मधु जी की प्रतिक्रिया लेनी है। मुझसे कुछ नहीं जा रही थी गरिमा जी, मैं जवाब दूं? हाँ आती हूँ मैं। वो कह रहे हैं आपकी प्रतिक्रिया मैं सबके अब बाद में ले लूंगी, क्योंकि सबको सरकार से ही सवाल करने होते हैं। आप सबका जवाब दे दीजिएगा एक साथ, जल्दी से राजेश जी, जल्दी से। वो चीजें हैं मेरी, थोड़ी 30 सेकंड में मैं बात खत्म करूंगा। हाँ प्लीज सर, जल्दी। अभी आयुष्मान योजना की बात बार बार हो रही है। हाँ। ये सभी जानते हैं कि 3 जिलों को छोड़ के 9 जिले हमारे पर्वतीय क्षेत्र के उत्तराखंड के। हाँ। वहां पे महिलाएं अक्सर जंगलों में काम करती है, खेतों में काम करती है, बच्चे भी अक्सर काम में लगे। अगर वो बच्चा पेड़ से गिरता है और वहां से हल्की 200 किलोमीटर है, पहाड़ चमोली वगैरह से 300 किलोमीटर है और बच्चे को चोट लगती है, क्या आयुष्मान कार्ड लेके उसे नीचे उतरना चाहिए, वहां पे प्राथमिक उपचार मिलना चाहिए? या जो प्रसव के दौरान महिला पीड़ित है, जिस आयुष्मान कार्ड की बार बार बात हो रही है, मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ, पीड़ित महिला 8 किलोमीटर दूर अपने गांव में है और वहां से उसे प्रसव के लिए प्रसव केंद्र आना है, वहाँ डॉक्टर नदारत है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, वो प्रसव की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, जवाब मधु जी से, जवाब मधु जी से लेते हैं। ठीक है, जितना जानना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मधु जी से जवाब देते हैं। मधु जी, मैं आपके पास आखिर में इसलिए आती हूँ, देखिए, या तो सबसे पहले पूछती हूँ, उसके बाद फिर अब इसलिए आती हूँ आखिर में, ताकि सभी राजनीतिक दलों के सवालों को आप सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। बताइए। देखिए गरिमा जी, मेरी बात का तो इसी बात से उत्तर मिल गया। यहाँ पे यूकेडी के प्रवक्ता ने कहा जिस प्रकार से माननीय सर, ये उनकी मैम, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, वो उत्तराखंड के निवासी हैं। और यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में जिस प्रकार से उन्होंने सुधार देखा है, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, हम बिल्कुल लगातार स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बने, इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। और बिल्कुल अटल आयुष्मान योजना हो या अन्य 207 प्रकार के जो पैथोलॉजीज जो हमने जांचों को निःशुल्क जो कहा है, 207 प्रकार की जांचें जो पैथोलॉजी की होंगी, उसमें बिल्कुल निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा यहाँ पे साथ में। क्योंकि अभी जैसे मनोज जी ने भी अभी क्योंकि प्रश्न किया कि प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, कि गांव में इस प्रकार की, बिल्कुल निश्चित रूप से हमने छोटे छोटे क्लिनिक जो है वहाँ जो है वहाँ पे डॉक्टरों की व्यवस्था तो करी है, लेकिन कहीं कोई कमी रह जाती है, क्योंकि बड़ी जब ट्रेजेडी हो जाती है, बड़ी घटना जब हो जाती है, तो निश्चित रूप से उनको कई बार नीचे आना पड़ता है। लेकिन हमारी जो प्राथमिकता आने वाले समय में रहेगी, हम चाहेंगे कि वहां पर जो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। देखिए, हम ये चाहते हैं मधु जी, हम ये चाहते हैं कि आपने जो बातें कही वो सही एक वक्त पर साबित हो। आप कह रही हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम अस्पताल बना रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं कि एक दिन इस बात पर हमें आपको टोकना ना पड़े और आम जनता जो उत्तराखंड प्रदेश की है उसको सहना ना पड़े, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब पहले ही उनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है और पीने को शुद्ध पानी नहीं है। ऐसे मौके पर बीमारियां भी अगर उनके परिवार के किसी सदस्य को होती हैं तो ये उनके लिए किसी जहर से कम नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रदेश में असल विकास हो। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो डेंगू के डंक से देवभूमि में अब खतरा बढ़ता जा रहा है, आम जनता परेशान नजर आ रही है। हालांकि प्रशासन ये दावे कर रहा है कि वो लगातार तैयारी कर रहा है ताकि डेंगू के डंक से आम जनता को बचाया जा सके। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही, लेकिन अब से थोड़ी ही देर में हमारा खास कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा, जनहित।